वेलकम टू ऑल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पैरामेट्रिक कर्व। तो पैरामेट्रिक कर्व जो है वो डिफाइन करेंगे सरफेस की। अब जैसे आपको देखो प्रीवियस लेक्चर में भी बताया आपको कि सरफेस की डेफिनेशन बताई है, पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बताई आपको कि जब आप सरफेस की बात करते हैं तो ये आपको बताया था सरफेस में जब आप पॉइंट कंसिडर किया पी और उस पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या लिया था एक्स बाई जेड को किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया था ये भी आपको पता। एक्स बाई जेड डिपेंड्स ऑन टू इंडिपेंडेंट पैरामीटर और कैसे लिखा था एक्स बाई जेड की वैल्यू ये भी आपको पहले बताया, प्रीवियस लेक्चर में बताया ये x is equal to f of u comma b, y is equal to g of u comma b, z is equal to h of u comma b। और ये भी बताए थे इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x of f की जगह आप x भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि x की वैल्यू है ये इन टर्म्स ऑफ u एंड b, u comma v, और g को आप y लिख सकते हैं क्योंकि ये y की वैल्यू है। और थर्ड फंक्शन में आप h को z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस। अब देखो पैरामीट्रिक कर्व कैसे, क्योंकि बिकॉज दीज आर द कर्व्स, ये तीनों क्या है, ये कर्व है। पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कंसिडर किया, इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर फॉर्म। दिस इज़ द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखो पैरामीट्रिक कर्व कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये जो एक्स बाई जेड है, एक्स बाई जेड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यू एंड बी है, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, पैरामीटर हैं, एंड वी कैन से दैट दीज आर द टू कर्व बिकॉज दीज यू एंड वी आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो कर्व को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो सरफेस में आप इन दो कर्व को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। क्या बताया इससे आगे क्या पॉइंट बताया था कि ये जो एक्स वाई जेड है ये पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट है। अब देखो अगर एक्स वाई जेड पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट है तो इसे कैसे लिख सकते हैं, आर इज़ इक्वल टू आर ऑफ एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड। ये आपको पहले भी बताया तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो इसे ऐसे लिखेंगे आर इज़ इक्वल टू एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के। और शॉर्ट में से आप ऐसे भी लिख सकते हैं आर इज़ इक्वल टू आर ऑफ एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड। एक्स बाई जेड जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, दो पैरामीटर, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल या दो पैरामीटर पर डिपेंड है। तो इसे शॉर्ट डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में बताया, आर इज इक्वल टू यू कॉमा बी। दिस इज़ द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस। सपोज इफ़ वी टेक, क्योंकि आर जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर हैं, वेरिएबल हैं यू और बी, तो इन दोनों को वन बाय वन कंसिडर करते हैं। दिस इज़ द अनदर एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले मैं फर्स्ट कर्व की बात करता हूँ अभी। सपोज अगर मैं फर्स्ट कर्व की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब सेकंड कर्व जो वो कांस्टेंट है। सपोज या इफ़ वी इज़ अ कांस्टेंट, अगर मैंने सेकंड कर्व को क्या कंसिडर कर लिया, कांस्टेंट से सी, सपोज सी कंसिडर कर लिया, वी की वैल्यू मैंने क्या कंसिडर कर ली, कांस्टेंट, क्योंकि दोनों कर्व की बात कर रहे हैं तो मैं फर्स्ट कांस्टेंट को C1 कंसिडर कर रहा हूँ, C1। अगर मैं फर्स्ट कर्व की बात कर रहा हूँ इसका मतलब सेकंड कर्व को क्या कंसिडर करूँगा, मैं वैल्यू कैसी कंसिडर करूँगा, कांस्टेंट। अगर सेकंड कर्व की वैल्यू कांस्टेंट है तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज़ इक्वल टू आर ऑफ यू कॉमा C1। अगर मैं सेकंड कर्व की वैल्यू कांस्टेंट कंसिडर कर रहा हूँ तो इसका मतलब फर्स्ट कर्व वेरी करेगी। दिस मीन्स दैट यू वेरीज, दैट इज यू वेरीज। तो यू की वैल्यू जो है फर्स्ट कर्व की वैल्यू जो वो चेंज होगी। एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन आर इज इक्वल टू आर ऑफ यू कॉमा C1 डिस्क्राइब अ पैरामीट्रिक कर्व। दिस इज अ पैरामीट्रिक कर्व, पैरामीट्रिक कर्व। और ये कौन सी कर्व हुई है, दिस इज कॉल्ड यू कर्व, दिस इज कॉल्ड यू कर्व। और इस यू कर्व को, क्योंकि इस फर्स्ट पार्ट में आपको बताया कि अगर आप सेकंड कर्व को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे तो इसे क्या बोलेंगे आप, ये किस टाइप की कर्व होगी, क्योंकि इस केस में यू वेरी कर रहा है तो इसे यू कर्व बोलेंगे, या इसे आप वी कांस्टेंट कर्व भी बोल सकते हैं और वी कांस्टेंट कर्व भी बोल सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या,
सबसे पहले क्या बताया आपको कि अगर आप सेकंड कर्व की वैल्यू कांस्टेंट कंसिडर करेंगे तो इसे यू कर्व बोलते हैं या वी कांस्टेंट कर्व भी बोलते हैं इसे। अब सेकंड पार्ट में अगर मैं फर्स्ट कर्व की वैल्यू कांस्टेंट कंसिडर करता हूँ, सपोज या इफ़ यू इज़ अ कांस्टेंट तो मैंने वैल्यू कंसिडर कर ली C2। अब ये सेम वैल्यू मैं पोजीशन वेक्टर में अप्लाई करता हूँ, सरफेस में अप्लाई करता हूँ, तो वैल्यू क्या आएगी आर की, आर इज इक्वल टू आर ऑफ यू कॉमा वी। यू क्या कंसिडर किया, C2 कॉमा वी। तो यहाँ से पता लग रहा है आपको कि इस केस में अगर मैं फर्स्ट कर्व की वैल्यू कांस्टेंट कंसिडर कर रहा हूँ तो क्या वेरी करे, कौन सी कर्व वेरी करेगी, कौन सी कर्व चेंज होगी सरफेस में, वी चेंज होगा, सेकंड चेंज होगा। तो यहाँ मैं पॉइंट लिख रहा हूँ वी वेरीज। एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अगेन पैरामीट्रिक कर्व, पैरामीट्रिक कर्व। और कैसी कर्व है ये, दिस इज कॉल्ड वी कर्व, दिस इज कॉल्ड वी कर्व, दिस इज कॉल्ड, क्योंकि इस सेकंड पार्ट में आपको बताया कि अगर फर्स्ट कर्व कांस्टेंट कंसिडर कर रहे हैं तो सेकंड कर्व वेरी करेगी, सेकंड कर्व की वैल्यू जो है वो चेंज होगी। और इसे आप, इस वी कर्व को आप यू कांस्टेंट कर्व भी बोल सकते हैं और यू कांस्टेंट कर्व भी बोल सकते हैं आप। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पैरामीट्रिक कर्व इन सरफेस। अब जैसे देखो सरफेस की इक्वेशन आपको पता लगे कि सरफेस में आपको बताया कि एक्स बाई जेड जो वो दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर पर डिपेंड होते हैं, वो पता लग गया आपको। आर जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, यू और वी पर डिपेंड है। सपोज़ अगर मैं फर्स्ट कर्व की बात कर रहा हूँ, अगर मैं फर्स्ट कर्व की बात कर रहा हूँ तो सेकंड कर्व जो वो कांस्टेंट है। अगर मैं फर्स्ट कर्व की बात कर रहा हूँ तो सेकंड कर्व कांस्टेंट है, अभी बताया आपको। अगर मैं फर्स्ट कर्व की बात कर रहा हूँ तो सेकंड कर्व कांस्टेंट है। जैसे अभी बताया कि इफ़ v इज़ C1 दिस इम्प्लाइज द पोजीशन वेक्टर इज़ गिवन बाई, तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या आई, r इज़ इक्वल टू r ऑफ u कॉमा C1। तो इस केस में पोजीशन वेक्टर जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, अब u के ऊपर डिपेंड है। जब आप पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कर्व, तो क्या वैल्यू आएगी, कर्ल r। क्योंकि जब आप सेकंड कर्व को कांस्टेंट कंसिडर करें तो फर्स्ट कर्व की वैल्यू चेंज होगी, वेरी करेगी, ये यू चेंज हो रहा है ये। तो यू चेंज हो रहा है तो जब आप यू को अप्लाई करेंगे ना, क्योंकि यू कैसा वेरिएबल है यहाँ पर, कैसा पैरामीटर है, इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट को अप्लाई करते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से आप कर्व की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अभी। तो आर जो है यू के ऊपर डिपेंड है। जब आप आर का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी, रिप्रेजेंटेशन कर्ल आर ओवर कर्ल यू। और ये आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि जब आप आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड करेंगे तो इससे आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या लिखेंगे इसे आप, R1 एंड दिस वैल्यू कर्ल R अपॉन कर्ल यू, क्योंकि R की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू यू फाइंड कर रहे हैं और R क्या पोजीशन वेक्टर है। एंड दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ कर्व, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट टू अ कर्व इन द सेंस ऑफ यू इंक्रीजिंग। इस केस में कौन सी कर्व इंक्रीज हो रही है, कौन सी कर्व की वैल्यू चेंज हो रही है, यू कर्व की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये सिंपल पॉइंट है ये। अगर मैं सेकंड कर्व की बात करूं, जैसे अभी बताया, अगर मैं सेकंड कर्व की को कंसिडर करता हूं तो इसका मतलब फर्स्ट कर्व कांस्टेंट है। इफ़ u इज़ इक्वल टू C2 तो पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, r इज़ इक्वल टू r ऑफ C2 कॉमा v। यहाँ से पता लग रहा है। और अभी बताया आपको, अगर मैं फर्स्ट कर्व कांस्टेंट कंसिडर करूँ तो सेकंड कर्व चेंज होगी, सेकंड कर्व वेरी करेगी। तो इसका मतलब आप पोजीशन वेक्टर जो r जो वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, अब v के ऊपर। तो जब आप r का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना विद रिस्पेक्ट टू v, तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कर्ल r ओवर कर्ल v। r जो वो v के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब इसे भी आप ज्योमेट्रिकली कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन डिफाइंस दैट टेंजेंट टू v कर्व, क्योंकि यहाँ v चेंज हो रहा है, टेंजेंट टू v कर्व इन द सेंस ऑफ v इंक्रीजिंग इज अलोंग द वेक्टर r2। इसे R2 जैसे बताया कि जब आप R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U फाइंड करेंगे तो कौन सा सफिक्स अप्लाई कर रहे हैं, 1 R1। जब आप R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V फाइंड करेंगे तो उसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R2 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस इज़ द सिंपल रिप्रेजेंटेशन, सिंपल पॉइंट है तो पता होना चाहिए। एक और पॉइंट है इसमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे देखो पॉइंट क्या कि जब आप R1
फर्स्ट पॉइंट है, सपोज करो जब आप जब आप डॉट प्रोडक्ट फाइंड करोगे R1 और R2 की, R1 R2 आए, दो वैल्यू फाइंड की, R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू U फाइंड करेंगे तो इसे R1 से डिनोट किया, R का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू V फाइंड करेंगे तो इसे R2 से डिनोट किया। जब सपोज अगर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू R1 और R2 की वैल्यू क्या 0, तो इस केस तो इसका मीनिंग क्या हुआ, देन द पैरामीट्रिक कर्व आर परपेंडिकुलर और वी कैन से दैट ऑर्थोगोनल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये तो आपको पहले पता फार्मूला, ये वेक्टर में वेक्टर फॉर्म में ये पोजीशन वेक्टर, ये कि जब वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो इसका मतलब देन द सेम वेक्टर आर परपेंडिकुलर, क्योंकि ये पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है। ये जो आपको बताया, दीज आर द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन, दीज आर द पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सरफेस। और सरफेस में क्या डिफाइन किया आपने, पैरामीट्रिक कर्व डिफाइन की, और कर्व क्या थी वे आपको पॉइंट बता दिया। सबसे पहले फर्स्ट कर्व कंसिडर की, उसके बाद सेकंड कर्व कंसिडर की, इन दोनों का मीनिंग बताया गया। आगे बताया आपको कि आप, दिस इज़ द अनदर एक्सप्लेनेशन, एक और पॉइंट बताया कि अगर आप फर्स्ट कर्व की बात कर रहे हैं तो सेकंड कर्व कांस्टेंट है, और इस केस में आर जो पोजीशन वेक्टर जो वो फर्स्ट कर्व के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि फर्स्ट कर्व चेंज हो रही है। अगर आप सेकंड कर्व कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप सेकंड कर्व कंसिडर कर रहे हैं, अगर आप देखो यहाँ पॉइंट बताया, अगर आप सेकंड कर्व कंसिडर कर रहे हैं तो फर्स्ट कर्व कांस्टेंट होगी, तो इस केस में आर जो वो वी के ऊपर डिपेंड होगा, क्योंकि वी चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पर सेकंड कर्व कंसिडर किया तो इसे R2 से डिनोट किया। तो इसके रिलेटेड एक और पॉइंट बता रहे हैं कि अगर आप इन दोनों वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो इस केस में ये दोनों कर्व जो होंगी वो क्या होंगी, ऑर्थोगोनल। देन द पैरामीट्रिक कर्व्स, दीज टू आर पैरामीट्रिक कर्व, देन द, क्योंकि आर जो वो किसके ऊपर डिपेंड है, यू और वी के ऊपर डिपेंड है, और यू बी क्या पैरामीटर है, दो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। देन द पैरामीट्रिक कर्व्स आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। तो इसे ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जैसे आप फार्मूले के से पता लग रहा है आपको कि सपोज अगर डॉट प्रोडक्ट 0 तो इसका मतलब कर्व जो वो क्या ऑर्थोगोनल है, मतलब एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब देखो सेकंड पॉइंट भी, ये सारे सिंपल पॉइंट है, आपको पता क्या पॉइंट है कि जब आप R1 और R2 की इफ़ सपोज इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, इफ़ R1 क्रॉस R2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, जब डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर हो तो कर्व जो वो क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, भी टच करती हैं एक दूसरे को। और जब सपोज इफ़ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस मीन्स दैट, तो इससे पता लग गया होना आपको, दिस मीन्स दैट the parametric curve, these two parametric curve of different system cannot touch each other। जब डॉट प्रोडक्ट 0 होगी तो वो कर्व जो, दोनों कर्व जो हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट या टच करेंगी, और जब वैल्यू 0, जब क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तो इसका मीनिंग क्या हुआ, these two parametric curve cannot touch each other। therefore the important point है, therefore the parametric curves cannot touch each other। तो ये सिंपल पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पैरामीट्रिक कर्व के बारे में बताया कि पैरामीट्रिक कर्व क्या, सबसे पहले आपको सरफेस पता होना चाहिए। अगर आपको सरफेस पता तो आप पैरामीट्रिक कर्व डिफाइन कर सकते हैं, और आगे 2 पॉइंट और बताए, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू।